हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी विषय का क्षितिज भाग 2 के लखनवी अंदाज अध्याय, जिसके लेखक यशपाल जी हैं, अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि लखनवी अंदाज, लखनवी नाम से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई लखनऊ के नवाबों की बात होगी। इस अध्याय में सामंती जो वर्ग है उस पर करारा व्यंग्य किया गया है कि अध्याय को शुरू कर रहे हैं तो उसमें जो लेखक है वह सेकंड क्लास के डिब्बे में सफ़र कर रहा है ट्रेन का, जैसे कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और स्लीपर्स जो होते हैं। तो मुफसिल की पैसेंजर ट्रेन, मुफसिल अर्थात कोई बड़ा शहर कह सकते हैं हम इसको, कि पैसेंजर ट्रेन चलने की उतावली में फुंकार रही थी। अर्थात क्या था, स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है और वो चलने के लिए सीटी बजा रही है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के दाम अधिक लगते हैं। अर्थात क्या है, अब ट्रेन में हम अगर सफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग दर्जे बने हुए होते हैं। फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड क्लास होता है और थर्ड क्लास होता है। तो यहाँ सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो कहीं जाना था नहीं। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लेखक की बात कर रहे हैं हम। लेखक ने नहीं, क्योंकि लेखक है, कल्पना करने की उसकी आदत है, प्राकृतिक दृश्य को निहारने का उसका जो मन है, उससे एक नई कहानी को सोचने के लिए भी शायद और सफ़र को आसान करने के लिए उन्होंने शायद टिकट सेकंड क्लास का ले लिया। गाड़ी छूट रही थी, स्टेशन से निकलने वाली थी, लेकिन सेकंड क्लास के छोटे से डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गया। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, खाली नहीं था। निर्जन मतलब सुनसान नहीं था डिब्बा भी, जैसा कि लेखक ने सोचा। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। यानी जिस डिब्बे में लेखक सवार हुआ तो लेखक ने सोचा भी शायद निर्जन होगा, खाली होगा, सुनसान होगा, लेकिन वहाँ पर पहले ही एक नवाब बैठे हुए थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे। डिब्बे में हमारे सहसा अर्थात अचानक कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघन का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है कि वह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक देखे जाने के लिए संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। अर्थात जैसे ही वो आए तो उन्होंने कोई भी हमसे बातचीत या हमसे बात करने का कोई उत्साह नहीं रखा। उनके सामने ही बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से हमने आंखें चुरा ली। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। लेखक की बात है कि खाली बैठे हैं और वो नई कहानी के बारे में सोच रहे हैं। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान लगाने लगे कि वो ये सोच रहे भी नवाब साहब को क्या असुविधा है या क्या संकोच है। संभव ही नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया। और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करते देखे। नवाबों वाली जो शान थी भी, वो ऐसे सोचते भी शायद वो एक सफ़ेद पोश को मंझले दर्जे का सफ़र कर देखा। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए उन्होंने 2 खीरे खरीदे होंगे और अब वह किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब ने कुछ ही देर गाड़ी की खिड़की के से बाहर की स्थिति पर गौर किया। ओ, नवाब साहब ने सहसा अचानक हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज, अर्थात हम नमस्ते करते हैं। वो आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे, अर्थात आप खीरा खाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो पहले वो आया तो वो बिल्कुल कुछ नहीं बोला। भांप लिया
आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाए कि आप खाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा लिया और सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात, बड़ी सावधानी पूर्वक से छीलकर फांकों को करीने से तौलियों पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने और खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते थे। ग्राहक के लिए जीरा, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते। नवाब साहब ने बड़े ही करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मला, नमक और लाल मिर्च भी सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्रवलित हो रहा है। अर्थात वो ऐसा उन्होंने बना दिया जैसे खाने को मन रहा था, मुंह में पानी भर आना। इन कनखियों को से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईसी बनते, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। भी उन्होंने दोबारा से उनको देखा और कहा भी खाइए। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम हीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने पर ताज़े खीरों की पनियाली फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ गया, लेकिन इनकार कर चुके थे। पहली बार वो मना कर चुके थे तो आत्मसम्मान निभाना भी उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है और मैदा भी कमज़ोर है, अर्थात उनका पेट भी कमज़ोर है। किबला शौक फरमाए, इसीलिए इसे आप ही खाइए। नवाब साहब ने सैतरिशन से नमक मिर्च के संयोग से चमकती हुई खीरे की फांकों की ओर देखकर खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ श्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांकों को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरा की फांकों को नाक के पास जाकर वासना से रसास्वादन खिड़की की ओर बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर, मतलब वो अपने रीसी दिखा रहे थे, अपने नवाबीपन दिखा रहे थे, बाहर तौलिए से हाथ और होंठ पूछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया और माना कह रहे हों यह खानदानी रईसों का तरीका है। मैंने आपको बताया ना, वो अपनी रईसी को दिखा रहे थे, अपने नवाबीपन को दिखा रहे थे, क्योंकि अब वो नवाबपन के नहीं था, क्योंकि भारत जब आज़ाद था उसके बाद सभी आज़ाद होने के बाद सभी रियासतों को मिलाया गया भारत के अंदर, तो वो सोच रहे थे आज भी जो उनकी रईसी है वो कायम है। तो अब हम आगे इसको पढ़ेंगे।